नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम है यूसीएन विशेष दिल धड़कने दो। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट मतलब हमारा दिल, जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कहलाता है, जो कि हमारी बॉडी को चुस्त और तंदुरुस्त रखने में सबसे अहम भूमिका भी निभाता है। तो इस हार्ट को तंदुरुस्त कैसे रखना चाहिए, हमने इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण जयराम घाड़ीगांवकर, जो कि है चीफ इम्प्रूवमेंट हेड माधव बाग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हमारा दिल सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी को चुस्त तंदुरुस्त रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हार्ट डिजीज यानी एग्जैक्टली होता क्या है? ये हार्ट डिसीज मतलब हार्ट का जो ऑर्गन है हमारे शरीर में जी। एक अवयव है, उसकी बीमारी जिसको हार्ट डिसीज कहा जाता है। हम सबको मालूम है एक बंद मुट्ठी जितना एक ऑर्गन हमारे लेफ्ट दाहिने साइड में चेस्ट में जो काम करता है, उसका काम है पूरे शरीर को उसके जरूरत के हिसाब से खून पहुंचाना। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो बट ऑब्वियस मेरे शरीर का रिक्वायरमेंट अभी कम है, तो उसके हिसाब से मेरा हार्ट मेरे शरीर को खून पहुंचा रहा है। जब मैं चलने लगता हूं, दौड़ने लगता हूं, तो डेफिनेटली मेरे बॉडी की डिमांड उस समय पे बढ़ जाती है। उस समय पे मेरे हार्ट ने वो बढ़ी हुई सप्लाई मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाता है तो उसी को हार्ट डिसीज कहा जाता है। तो हार्ट डिसीज अलग कुछ नहीं है, हार्ट की एक बीमारी है जिसमें हार्ट पूरी तरीके से उसको जो काम दिया है वो ठीक से नहीं कर पाता है। सर, अभी आपने बहुत अच्छे से बताया और एकदम इजी वे में कि हार्ट डिजीज होता क्या है, लेकिन मुझे ये जानना है अब आपसे कि हार्ट डिजीज जो आपने बताया कि हमारा हार्ट एकदम स्मूथली काम जब नहीं कर पाता है तो होता है हार्ट डिजीज, पर ऐसी कोई वजह आप बता सकते हैं जिस वजह से हमारा हार्ट स्मूथ काम करते करते कहीं उसमें बिगाड़ आ जाता है? डेफिनेटली ये हार्ट डिसीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले रिस्क फैक्टर दैट इज मोटापा। जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली उस बढ़े हुए वजन को नरिश करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए हार्ट के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है। ऐसे माना जाता है जब 1 kg वेट बढ़ता है तो शरीर में 1.5 किलोमीटर की खून की पाइपलाइन बढ़ जाती है। तो जितना वेट ज्यादा उतना शरीर में खून की पाइपलाइन ज्यादा, तो इन पाइपलाइन से खून दौड़ाने के लिए हार्ट के ऊपर लोड आने वाला है और आने वाले समय में धीरे धीरे हार्ट की ताकत कम होने वाली है, उसकी कैपेसिटी कम होने वाली। वैसे ही और एक रिस्क फैक्टर है दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज हम सब लोग जानते हैं, जिसमें शरीर में अगर खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन को डायबिटीज कहा जाता है। तो ये खून में बढ़ती हुई शुगर खून की नलिकाओं का लचीलापन खराब कर देती है, जिसके कारण उसका लोड हृदय पे आना शुरू हो जाता है। उसके आगे आगे एक रिस्क फैक्टर है दैट इज हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर खून की नलिकाओं में सामान्य स्तर से ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने लगा तो डेफिनेटली जो पंप जो है दैट इज हमारा हृदय, उसको वो नलिकाओं में से खून दौड़ाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, हर समय ज्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे वो थकना शुरू हो जाता है। तो ये जो बेसिक रिस्क फैक्टर है जिसके कारण आने वाले समय में हार्ट डिसीज जैसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर को अगर हम बहुत ही जल्द समझे और इस रिस्क फैक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आज भारतवर्ष में जो कुछ हार्ट डिसीज का प्रभाव बढ़ते जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं।
जी बिल्कुल सर, हम और ज़्यादा विस्तार से समझना भी चाहेंगे। और आजकल जो देखा जा रहा है कि हाइपरटेंशन, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जा रहा है वर्ड, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी मात्रा भी बढ़ रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है और लोग क्यों हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। हाइपरटेंशन यानी लेमैन में देखा जाए तो हाई बीपी की समस्या, मतलब ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं बॉडी में बढ़ते जा रहा है। अब ये प्रेशर जरूरी है क्या? यस, डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने ये समझा है हृदय का काम ही यही है, पूरे शरीर में खून पहुंचाना है। तो खून पहुंचाना है तो कुछ प्रेशर से, कुछ दाब से वो खून पूरे शरीर में भेजने की आवश्यकता होती है। तो हमारे हर एक के शरीर में खून के ऊपर एक विशिष्ट प्रेशर से हार्ट अप्लाई करता है और वो पूरे शरीर में घूमना शुरू हो जाता है। ये अगर प्रेशर बढ़ गया तो डेफिनेटली ये शरीर के लिए और साथ ही साथ हृदय के लिए हानिकारक होता है, जिसको हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी की समस्या कहा जाता है। हमारे शरीर में इस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए हार्ट, किडनी, ब्रेन और जो खून की नलियां है, ये चार ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अभी मैं बैठा हूं तो डेफिनेटली खून का प्रेशर कम ही रहेगा, लेकिन मैं जैसे भागना शुरू करता हूं, दौड़ना शुरू करता हूं, उस समय पे मेरे शरीर में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर से खून दौड़ाना पड़ता है और प्रेशर मेरा बढ़ जाता है। लेकिन मैं जब दौड़ने का रोक देता हूं और रिलैक्स पोजीशन पे आता हूं, तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल आना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बढ़े हुए सिचुएशन में रह जाता है, वो नॉर्मल नहीं आता है। इसी समस्या को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और इस समस्या को इस सिचुएशन में रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, किडनी, ब्रेन, खुद हार्ट और ब्लड वेसल, ये चार ऑर्गन अहम भूमिका निभाते हैं। ये चार ऑर्गन में दिक्कत आना शुरू हुआ तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे कोई लोग स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ऐसे लोगों में हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं। कोई लोगों को जब हार्ट की तकलीफ हो जाती है और उनका हार्ट प्रॉब्लम में चला जाता है, तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे ही मैंने जैसे अभी बात की, खून की नलिकाओं का लचीलापन अगर किसी कारणवश कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वो कोलेस्ट्रॉल खून की नलिकाओं में डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में खून की वेसल की इलास्टिसिटी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज किडनी, किडनी अगर प्रॉब्लम में जाना शुरू हुआ तो ऐसे सिचुएशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये ब्लड प्रेशर दो हिस्सों में देखा जाता है, दैट इज सिस्टोलिक बीपी, जिसको हम ऊपर का बीपी भी कहते हैं, और डायस्टोलिक बीपी, जिसको हम नीचे का बीपी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर डेवलप होने के लिए शरीर में चार चीजों, चार ऑर्गन में प्रॉब्लम होना जरूरी है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आनी शुरू हुई तो डेफिनेटली उस आदमी में कुछ काल के बाद ब्लड प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और सर, एक और बात ऐसी कि आपने अभी बताया कि अगर हमारा प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ता है तो तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली कितना हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति का? और दूसरी बात कि जैसे अभी आपने बताया कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स जो होते हैं, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि 120 80 120 80 यही इतना ही बीपी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बोलने के लिए सही है, लेकिन हर एक आदमी का 120 80 ही बीपी नहीं रहता है, उसकी रेंज होती है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? अगर आपका बीपी ऊपर का 100 से ज्यादा और 140 से कम है तो आप नॉर्मल रेंज में हो, जिसको सिस्टोलिक बीपी भी कहा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे का 100 से कम या फिर 90 से कम और 60 से ऊपर है तो आप नॉर्मल रेंज में हो। तो हम मोटा मोटी तौर पे ये कह सकते हैं 140/85 के नीचे जिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है वो सभी लोग नॉर्मल रेंज में है। और
100/60 के ऊपर जिनका ब्लड प्रेशर है और 140/85 के नीचे जिनका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में है। तो इस ब्रैकेट में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो अच्छी तरीके से नियंत्रण में है। अभी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी क्या है? तो डेफिनेटली सिस्टोलिक को ऊपर का बीपी, जैसे मैंने लेमैन में अभी बोला, लोग समझते हैं कि ऊपर का बीपी दैट इज सिस्टोलिक बीपी। जब हमारा हार्ट शरीर को खून पहुंचाता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उस समय में जो जनरेट होता है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो डेफिनेटली उस रिलैक्सेशन के स्टेज में हार्ट में खून आता है शरीर से, दैट इज अ डायस्टोलिक स्टेज, और उस समय में खून की नलिकाओं में सबसे कम प्रेशर होता है, दैट इज अ डायस्टोलिक बीपी। तो इस प्रकार से आपको आपके बीपी को समझना है। अगर ये रीडिंग 140/85 के ऊपर अगर जा रहा है तो दिस इज अ राइट टाइम, आप आपके डॉक्टर के पास जाके डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखने के लिए सलाह ले सकते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन अब मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने कहा कि हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए देखो, ये कोई वायरस बैक्टीरिया से निर्माण हुई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मतलब ये बीमारी का इर्जात ही हमारे खान पान, हमारी बुरी आदतें, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं और हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये चार चीजों के ऊपर से ही इस बीमारी की निर्मित या फिर उत्पत्ति हुई है। तो अगर इस बीमारी से बाहर निकलना है तो ये चार चीजों में हमें बदलाव करने चाहिए। तो लाइफस्टाइल में बदलाव से हम पूरी तरीके से ब्लड प्रेशर की समस्या के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बात की, हमारे पास चार ऑर्गन है जिसमें हार्ट, किडनी, ब्रेन और आर्टरी या फिर ब्लड वेसल, इन चारों ऑर्गन की अगर सेहत हम अच्छी तरीके से बनाए रखते हैं तो डेफिनेटली हम ब्लड प्रेशर के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना है। अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आप नियंत्रण में रख सकते हैं। उसके बाद हृदय की ताकत को मेंटेन रखना है। आपके हार्ट में जो ताकत है उसको अगर आप बनाए रखते हो, और उसके लिए करना क्या है, सिर्फ हर दिन सुबह खाली पेट आधा घंटे अगर आप दौड़ लगाते हो और आधा घंटे में 2 किलोमीटर तक आप चल पाते हो तो डेफिनेटली आपके हार्ट की ताकत जो है वो बरकरार रहने वाली है, और आने वाले समय में आप हाई बीपी की समस्या के ऊपर विजय हासिल कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं खून की नलिकाओं का लचीलापन। अगर मुझे अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली ये नलिका का लचीलापन डैमेज करने वाले फैक्टर्स को हमें रोकना पड़ेगा। वो फैक्टर्स में सबसे ऊपर आता है हमारे सारे एडिक्शंस, जिसमें टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में चाय कॉफी की भी आदत होती है। हाँ। 10-10 12-12 बार दिन में 10-10 12-12 बार ये लोग चाय पीते हैं। तो इस प्रकार की बुरी आदतें, एडिक्शंस को अगर आप रुकाते हो, इनसे बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली वैस्कुलर हेल्थ जो है वो आपकी अच्छे से मेंटेन रहने वाली है। इसके साथ साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण हम नियंत्रण में रखते हैं और उसके लिए खान पान में हम विशिष्ट बदलाव करते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहने वाला है और खून की नलिकाओं का लचीलापन अच्छे से हम मेंटेन रखने वाले हैं। उसके बाद किडनी को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो डेफिनेटली हमारे शरीर में हम कितना पानी पीते हैं, जरूरत के हिसाब से पी रहे हैं, और उसके साथ साथ नमक का प्रमाण खाने में कितना रख रहे हैं, ये दो चीजें अगर हमने बैलेंस करना शुरू किया तो किडनी की भी सेहत हम अच्छे से मेंटेन रखने वाले हैं। और ये छोटे छोटे टिप्स से अगर आप इस चारों ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हो तो आने वाले समय में आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में यह देखा है, जब ये चारों ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए मैं टिप्स देना शुरू कर देता हूं, लाइफस्टाइल में बदलाव कर पेशेंट से करवाता हूं, तो सिर्फ 90 दिनों में लोगों का ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से नॉर्मल आते हुए दिखाई देता है। और वो जो कुछ 2 3 4 गोलियां लेते हुए रहते हैं वो गोलियां लेने की भी जरूरत आती नहीं है। तो दोस्तों,
ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल की बीमारी है और इस बीमारी को सिर्फ लाइफस्टाइल के अच्छे बदलाव से ही जीता जा सकता है। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने अभी दी। और जैसा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज जो हमने ही लाया है अपनी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमने खुद ही ने इन बीमारियों को इनवाइट किया है। तो अगर हमें इन बीमारियों से दूर रहना है, हम अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चले कि हम कहीं ना कहीं मतलब हाइपरटेंशन के हम पेशेंट हो रहे हैं? ये कैसे पता चले किसी को? हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, मतलब वो शरीर में आया ना तो पता नहीं चलता है। तो इसके सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं, जैसे सिर में भारीपन महसूस होना, बीच बीच में हेडेक होना, कंफ्यूजन, हम भूल जाते हैं, अरे कुछ चीज के लिए एक रूम में गए, वहां पे जाने के बाद पता चलता है अरे किस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया था, हमें भूलना पड़ता है, बीच बीच में हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, पैरों में सूजन आना शुरू हो गया है, चलते वक्त अभी थोड़ी थोड़ी सांस फूलना शुरू हो गया है, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, मेजरली सिर में भारीपन या हेडेक, आंखें लाल होना, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये साइलेंट किलर है, ये शरीर में आके बैठेगा और कुछ दिन के लिए कुछ भी सिम्टम नहीं दिखाएगा और ये शरीर में अंदर ही अंदर बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो बहुत बार बहुत सारे पेशेंट में इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन के बाद उनको पता चलता है ये बीमारी निर्माण हुई है। जैसे बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के बाद उनको पता चलता है उनको ब्लड प्रेशर की समस्या थी। तो ये स्ट्रोक पैरालिसिस ये इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट अटैक के बाद बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि बीपी बढ़ा था और ब्लड प्रेशर बढ़े हुए बहुत समय से वो ऐसे ही खींच रहा था, जिसके कारण एक दिन ऐसे आया कि हार्ट अटैक आया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इस बीमारी के जो जानलेवा है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो सकती है। तो इस बीमारी को सीरियसली लेना है, बहुत बार हम निग्लेक्ट कर देते हैं, उतना सीरियसली लेते नहीं है, राइट। क्योंकि ब्लड प्रेशर कितना भी बढ़ा, हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, हमें कुछ सिम्टम्स नहीं आते। तो बहुत बार लोगों को लगता है अरे मेरा बीपी इतना भी बढ़ जाए तो मुझे कुछ नहीं होता है, ऐसे शान से लोग कहते हैं। लेकिन इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन ही इतने डेंजरस है, जैसे पैरालिसिस, पूरे आधे शरीर का फंक्शनिंग बंद हो जाना, ऐसी बीमारी, हार्ट अटैक जिसमें जान को भी खतरा हो सकता है, आंखों की रोशनी चली जाना। तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है, किडनी फेल्योर जैसा कॉम्प्लिकेशन जिसमें पूरी लाइफ टाइम के लिए डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो ये जानलेवा बीमारी ये साइलेंट किलर है। इसको अगर बहुत ही जल्दी डिटेक्ट करें तो डेफिनेटली हम इस बीमारी को भी रोक सकते हैं और बीमारी से जो कॉम्प्लिकेशंस निर्माण होने वाले हैं उसको भी सही मायने में रोक सकते हैं। सर, मतलब ये कह सकते हैं अभी आपकी बात सुनने के बाद कि थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरतते हैं तो जाहिर है कि हम अपने जीवन में सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं बल्कि खुशी और सारी जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने से। सर, लेकिन आपसे ये जानना है कि हाइपरटेंशन ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने कहा अभी साइलेंट किलर भी है और अब हर एज ग्रुप में लगभग सुनाई देने लगा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? जब प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली खून की नलिकाओं में वो प्रेशर बेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो नलिका अंदर से फट जाती है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो अगर ये ब्लड प्रेशर यंग एज में है तो डेफिनेटली ये जानलेवा हो सकता है या फिर इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे खून की नलिकाओं को नेचुरली वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही रहता है, वो लोगों में
इस ब्लड प्रेशर का जो रिस्क जो है वो बहुत कम है। यंग पीपल जो 30s और 50s के बीच में है, ऐसे लोगों में अगर ब्लड प्रेशर है तो इस ब्लड प्रेशर को सीरियसली लेते हुए इस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, इस ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से शरीर से निकाल फेंकने के लिए इन्होंने प्रयास करने चाहिए। और ये पॉसिबल है। लोगों का ये मानना है कि ब्लड प्रेशर हुआ तो लाइफ लॉन्ग गोलियां ही लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ये ब्लड प्रेशर के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है, इस ब्लड प्रेशर को जीता जा सकता है। सिर्फ हमें कुछ समय के लिए हमारी आदतों में बदलाव करने की आवश्यकता है, हमारे खान पान में बदलाव करने की आवश्यकता है, हमें एक एक्टिव लाइफ जीने की आवश्यकता है और हमें स्ट्रेस अच्छी तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है। इतना अगर हम करते तो डेफिनेटली इस बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। सर, ये बहुत अच्छी उम्मीद आपने सभी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए दी है कि हम ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं, इस बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उन पर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है? ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देने के लिए जैसा मैंने कहा कि उस मरीज के ब्लड प्रेशर का रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी पेशेंट्स को स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ रहा है तो दुनिया का कोई भी मेडिसिन ये स्ट्रेस कम करने वाला नहीं है। तो कितनी भी गोलियां मैंने उसको खिलाई फिर भी ब्लड प्रेशर कम होने वाला नहीं है, या ब्लड प्रेशर के ऊपर विजय हासिल करना मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में। तो माधव बाग का काम ही है आने वाले पेशेंट्स में रूट कॉज का पता करो, वो ब्लड प्रेशर का मूल कारण ढूंढो। एक बार मूल कारण मिल जाता है तो वो जड़ से निकाल फेंकना बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है। इसके लिए माधव बाग में जब भी कोई मरीज आता है तो डेफिनेटली सबसे पहले एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स के माध्यम से उस पेशेंट का स्क्रीनिंग होता है। जैसे माधव बाग में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, एबीपीएम जिसको कहा जाता है, जिसमें उस पेशेंट का पूरे 24 घंटे का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हम करते हैं, मतलब दिन में भी और रात में जब पेशेंट सोया है तब भी। तो पूरे 24 घंटे का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड जब हमारे सामने आता है तो डेफिनेटली उस पेशेंट के शरीर में जो ब्लड प्रेशर है उसकी स्थिति को हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। एक बार ये एडवांस डायग्नोस्टिक से हमने डिसीज को अच्छी तरीके से समझा तो उसके बाद शुरू हो जाती है माधव बाग की पंचसूत्री ट्रीटमेंट, जिसमें मैंने जैसे बताया हमें आहार में चेंजेस करने, डाइट में चेंज करना है, उसके बाद एक एक्टिव लाइफस्टाइल लेके आनी है, हर दिन सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, योगा, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, इन सारी चीजों को अपने लाइफस्टाइल में लेके आना है। और उसके साथ साथ जो खून की नलिकाओं का लचीलापन कम हुआ है उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया पंचकर्म चिकित्सा हम यहाँ पे पेशेंट को करते हैं। और इन सारी चीजों को जैसे हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो सेकेंड डे से ही पेशेंट को फील होना शुरू हो जाता है, बहुत ही हल्का फील होना शुरू हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। गोलियां धीरे 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 टेपर डाउन होते हुए पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और इस तरीके से ये 90 डेज के रिवर्सल के जर्नी में ये अलग अलग लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन करते हुए पेशेंट इस बीमारी के ऊपर विजय हासिल कर पाता। क्या बात है सर, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज भले ही डीप में हमें पता हो ना हो लेकिन नाम में ही इतना डर आ जाता है, मतलब पेशेंट्स के लिए और उनके फैमिली के लिए। लेकिन आज आपके साथ चर्चा करने के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स हुए होंगे और उनमें एक उम्मीद की किरण होगी कि इस बीमारी पर वो भी विजय हासिल कर सकते हैं। सर, वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर एक मोटिवेशनल मैसेज आप दे सके तो क्या मैसेज देंगे? दोस्तों, इस बीमारी को डरना नहीं है, इस बीमारी को सही तरीके से समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से हार्ट डिसीज बढ़ रहा है बहुत सारे लोग डरे हुए से है, सहमे हुए से है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, इस बीमारी को सही तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे,
और अगर आपके पास कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे वजन बढ़ते रहा है, ब्लड प्रेशर कुछ तो दिखाई दे रहा है, आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो ऐसे समय में आपको कुछ जांचें करते रहना है ताकि इस बीमारी को आने से पहले ही आप समझ पाए और इस बीमारी से सही तरीके से बाहर निकल पाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अवेयर हो जाते हैं, इस बीमारी को समझते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में भारतवर्ष से हृदय रोग की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और उम्मीद है कि हमारे सारे व्यूअर्स इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बस थोड़ी सी हमने सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है और जल्द से जल्द भारत को हार्ट डिजीज से मुक्त कराने की पहल में अपना हाथ भी बटाना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।